हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों चलो लास्ट क्लास की बात करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था परासरण दाब। ध्यान है क्या? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। परासरण दाब थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। हम अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ रहे थे और चौथा अणुसंघ के गुणधर्म चल रहा था परासरण दाब। इसके बारे में आपको याद होगा, मैंने इस तरह से कहा था 2 विलयन लिए थे मैंने, जिन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली से मैंने अलग किया था। 2 विलयन लिए थे भिन्न भिन्न सांद्रता के। ध्यान आ रहा है क्या? है एक तरफ तनु विलयन भरा था और एक तरफ मैंने भरा था सांद्र विलयन। सांद्र विलयन तो मैंने कहा था कि विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। ये घटना कहलाती है परासरण। ये तो परासरण में याद रखना, विलायक के कण गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। ये घटना क्या कहलाती है? परासरण। अच्छा, तो सांद्र विलयन का आयतन बढ़ेगा अगर सांद्र विलयन पर हम इतना दाब लगाएं कि परासरण की क्रिया बंद हो जाए। सांद्र विलयन पर इतना दाब लगाएं कि परासरण की क्रिया बंद हो जाए, तो ये लगाया गया दाब कहलाएगा परासरण दाब। ध्यान है, सांद्र विलयन पर लगाया गया वह न्यूनतम अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की क्रिया बंद हो जाए क्या कहलाता है? परासरण दाब। ऐसे पढ़ाया था। अब आगे सुनो, हम पढ़ रहे हैं अणुसंघ के गुणधर्म। यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, परासरण दाब भी एक अणुसंघ के गुणधर्म है। कैसे? देखो, वान 't हाफ नामक वैज्ञानिक कहता है, कौन सा वैज्ञानिक? वान 't हाफ। वान 't हाफ नामक वैज्ञानिक कहता है कि जिस तरह, वान 't हाफ की बात सुनो, वान 't हाफ नामक वैज्ञानिक ये कहता है कि तनु विलयन जो हैं ये आदर्श गैसों के समान व्यवहार करते हैं। सही है, आदर्श गैस आपने सुनी होंगी, उनकी तरह व्यवहार करते हैं। कौन? तनु विलयन। तो वान 't हाफ के अनुसार तनु विलयन आदर्श गैसों के समान व्यवहार करते हैं। और आदर्श गैसों के लिए हमने पढ़ा है तनु विलयन आदर्श गैसों के समान है। वान 't हाफ के अनुसार तनु विलयन किसके समान है? आदर्श गैसों के समान है। आदर्श गैसों के लिए हम पढ़ते हैं PV बराबर nRT। पढ़ा होगा आपने, ये है आदर्श गैस समीकरण। ये आदर्श गैसों पर लागू होती है PV बराबर nRT। तो उसी तरह वान 't हाफ कहता है कि तनु विलयन जो है ये आदर्श गैसों के समान है, आदर्श गैसों की तरह व्यवहार करते हैं। तो तनु विलयन के लिए आप क्या लिख सकते हो? फिर तनु विलयन के लिए आप लिख सकते हो, PV की जगह लिखोगे आप पाई V बराबर nRT। ये तनु विलयन के लिए फॉर्मूला वान 't हाफ ने दिया। पाई क्या है यहाँ पर? परासरण दाब। सही है, पाई यहाँ क्या है? परासरण दाब। B क्या है? विलयन का आयतन। N क्या है? विलयन में विलेय के मोल। R क्या है? सार्वत्रिक नियतांक। और T क्या है? ताप। सही है, T क्या है? ताप है। क्लियर कर लो हर चीज को। चलो भाई, PV बराबर nRT ऐसे हो गया, पाई V बराबर nRT। क्लियर? अच्छा, यहां पाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? पाई बराबर
एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी आर टी। अच्छा, एन क्या है यहाँ पर? बिले के मोल, और बी क्या है? बिलियन का आयतन। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है मोलरता बन गई। मोलरता का फॉर्मूला याद होगा आपको। मोलरता का फॉर्मूला अपना पड़ा था, मोलरता बराबर, देख लेना पन्ने पलट करके, याद नहीं हो तो, मोलरता बराबर बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन। ये एन बिले के मोल है, ये बिलियन का आयतन है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पाई बराबर सी आर टी। सी है जो सांद्रता है, सांद्रता भी कौन सी है? मोलरता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखो आप, ये आपको याद रखना है, पाई बराबर सी आर टी, ये परासरण दाब का फॉर्मूला है। ऊपर वाले को देखो, पाई बराबर एन अपॉन बी आर टी। इसका मतलब जो है परासरण दाब बिले के मोलों पर निर्भर कर रहा है, और कोई भी गुण अगर बिले के मोलों पर, बिले के कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो आपको पता है वो अनुसंख्य गुणधर्म होता है। तो यहाँ पर पाई भी अनुसंख्य गुणधर्म है, क्लियर हो गया होगा। और पाई बराबर आ गया सी आर टी। सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो बीच में इसको लाइक तो कर दो। पाई बराबर सी आर टी, इसमें सभी सिंबलों का मतलब समझ लो। पाई है परासरण दाब, सामान्यतः इसका मात्रक भी एटीएम ही चलेगा, लेकिन दाब के कई मात्रक होते हैं, एटीएम, बार, एमएम, एचजी। सामान्यतः एटीएम मात्रक काम आता है। सी बिलियन की मोलरता। सही है। अरे ये मोलरता है, ये हो याद रखना, बिलियन की मोलरता, जिसका मात्रक आपको पता ही है, मोल प्रति लीटर होता है। आर सार्वत्रिक नियतांक है, इसको भी लिख देता हूं, सार्वत्रिक नियतांक या सार्वत्रिक गैस नियतांक। इसका मान होता है, देता है पहली बात तो न्यूमेरिकल में, नहीं दे तो 0.0821, 0.0821। और टी है ताप, और ये आपको किस में काम में लेना है? केल्विन में। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं। टेम्परेचर आपको केल्विन में काम में लेना है। तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप इसको लिख लो। क्लियर? चलो भाई, मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ। ठीक है, वो सॉरी, इसको लिखा देता हूं मैं आपको। यहां तक क्लियर है सब चीज? इस फॉर्मूले को याद रखना, पाई बराबर सी आर टी। हेड डालो, हेडिंग क्या है? नीचे लिखो, अगली लाइन से स्टार लगा करके लिखो। लिखो बांट हाफ के अनुसार वांट हाफ के अनुसार तनु बिलियन आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। तनु बिलियन आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। तनु विलयन आदर्श गैस के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख लो, आदर्श गैसों के लिए, अगली लाइन से, आदर्श गैसों के लिए पीवी बराबर एनआरटी। सही है। और तनु विलयन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई बी बराबर एनआरटी। लिख लो इसको। तनु विलयन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई बी बराबर एनआरटी। क्लियर? अच्छा, पाई बराबर क्या हो जाएगा? एन अपॉन वी आर टी। एन अपॉन वी आर टी। क्लियर? पाई बराबर हो जाएगा एन अपॉन वी आर टी। एन क्या है यहाँ पर? विलय के मोल। बी क्या है? बिलियन का आयतन। तो इसको मोलरता भी तो लिख सकते हैं, पर सिंबल सी लिया है मैंने इसका, है ना। तो नीचे लिख लो पाई बराबर सी आर टी। ये परासरण दाब का फॉर्मूला हो गया।
क्लियर। अच्छा, अब इनके सबको लिख लो। पाई होता है परासरण दाब, सी बिलियन की मोलरता, आर है सार्वत्रिक नियतांक, मान है इसका 0.0821 और टी ताप है केल्विन में। ठीक है। अब इसके बाद अब मेरी बात आगे सुनो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, भले नहीं लिखा हो तो। अब आगे सुनो, ढंग से सुनना, सामने देखो, सामने ध्यान दो। अब मेरी बात सुनो आप तसल्ली से। दोस्तों, परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं समपरासरणी विलयन। किसके आधार पर विलयन 3 तरह के हैं? परासरण दाब के आधार पर। एक समपरासरणी, एक अल्प परासरणी और एक होते हैं अति परासरणी विलयन। ठीक है। तो परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हैं? 3, समपरासरणी, अल्प परासरणी और अति परासरणी। अब ये है क्या, इनको समझाऊंगा, पहले इसको लिख लो। एक लाइन छोड़ करके लिखो, स्टार लगा करके लिखो, परासरण दाब के आधार पर विलयन, परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं। परासरण दाब के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हैं। ठीक है, इन तीनों को लिख लो एक बार। नंबर 1 समपरासरणी विलयन, नंबर 2 अल्प परासरणी विलयन और नंबर 3 अति परासरणी विलयन। ठीक है, और नंबर 1 डाल दो समपरासरणी विलयन। ठीक है, जैसे आप इसको समझो, आपके पास 2 विलयन है। एक विलयन ये है फर्स्ट विलयन और ये विलयन सेकंड है। ठीक है, ये 2 विलयन है और दोनों के परासरण दाब बराबर हैं। सही है। इसका परासरण दाब मान लो π1 है और इसका परासरण दाब π2 है और ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों विलयन कहलाएंगे समपरासरणी विलयन। सम मतलब समान, परासरणी मतलब परासरण दाब वाले विलयन। तो बहुत ही इजी चीज है, आप समझ गए होंगे। वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरणी विलयन कहलाते हैं। अब बात आगे सुनो। अब इसका एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जो आरबीसी होती है, आरबीसी सुनी होगी आपने, इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड ब्लड कार्पसल्स हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिका। आपने पता होगा अपने ब्लड में पाई जाती हैं, रक्त में आरबीसी मिलती हैं, लाल रुधिर कणिका मिलती हैं। अच्छा, आरबीसी का मतलब समझ गए, रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, गोलाकार होती हैं, ऐसी संरचना में होती हैं। अच्छा, आरबीसी के आसपास जो विलयन होगा रक्त में, इस विलयन की बात करता हूँ। आरबीसी के अंदर भी विलयन भरा होगा और आरबीसी के बाहर भी। आरबीसी के बाहर रक्त होगा ना। अच्छा, आरबीसी और इस विलयन, अब मेरी बात सुनना, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये आरबीसी है, क्लियर है, ध्यान से देख लो। आरबीसी और एक NaCl का विलयन है। आरबीसी है ये तो,
और ये इधर ले लिया मैंने, एक विलयन लिया है। किसका विलयन है? NaCl का, नमक का। 0.9% WYB का। WYP का मतलब हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो ये दोनों का परासरण दाब समान होगा। RBC का, RBC के अंदर विलयन ही तो भर रहा है। RBC का परासरण दाब और 0.9% WYB के NaCl के विलयन का परासरण दाब बराबर होता है। तो ये दोनों कैसे विलयन है? समपरासरणी विलयन है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समपरासरणी विलयन ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब बराबर होता है। सही है। मतलब अपन ऐसे भी कह सकते हैं, RBC के अंदर भी 0.9% WYB का विलयन है और NaCl का ये विलयन भी 0.9% WYB का है। तो दोनों विलयनों की परासरण दाब बराबर होंगे, और परासरण दाब बराबर होंगे। अरे पाई बराबर CRT, परासरण दाब सांद्रता पर डिपेंड करता है भाई। पाई बराबर CRT, परासरण दाब सांद्रता पर डिपेंड करता है। दोनों विलयनों की सांद्रता बराबर है। तो RBC की सांद्रता 0.9 मान लो, इसकी 0.9 मान लो। तो ऐसी स्थिति में RBC की सांद्रता 0.9 होती है, ये भी 0.9% सांद्रता का NaCl का विलयन है। दोनों के परासरण दाब बराबर होंगे, दोनों समपरासरणी विलयन है, आपको याद रखना है। तो बहुत ही सरल सी चीज है, लिख लो इसको। नंबर 1 डालो, समपरासरणी विलयन। समपरासरणी विलयन लिखो। इसमें लिखो, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरणी विलयन कहलाते हैं। जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरणी विलयन कहलाते हैं। जैसे जैसे RBC, कोष्ठक में पूरा नाम लिख लो भले, लाल रक्त कणिका या लाल रुधिर कणिका। RBC कोष्ठक में लाल रक्त कणिका का परासरण दाब 0.9% WYB 0.9% WYB के NaCl विलयन के समान होता है। NaCl विलयन के समान होता है। क्लियर? तो याद रखें। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2, अल्प परासरणी विलयन। नाम से लग गया, अल्प का मतलब कम है। जैसे ये 2 विलयन है आपके पास, ये फर्स्ट विलयन और ये सेकंड विलयन। सही है। इस विलयन का परासरण दाब पाई 1 सेकंड विलयन के परासरण दाब से कम है। मतलब सिंपल कहूं, फर्स्ट विलयन का परासरण दाब कम है सेकंड विलयन से। सही है। फर्स्ट विलयन का परासरण दाब कम है तो ये कहलाएगा अल्प परासरणी विलयन, और जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो कहलाएगा अति परासरणी विलयन। नाम से लग रहा है अल्प परासरणी मतलब कम परासरण दाब वाला विलयन। तो हम कह सकते हैं वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष कम होता है।
है, वह बिलियन जिसका परासरण दाब अन्य बिलियन के सापेक्ष कम होता है क्या कहलाएगा? अल्प परासरणी बिलियन। अब इसका एग्जाम्पल देता हूं, सही है। देखो वही आरबीसी है, ये आरबीसी है, और आरबीसी को यदि 0.8% WYB के NaCl बिलियन में रख दें, आरबीसी को किस में रख दिया? 0.8% WYB के NaCl बिलियन में। अच्छा, अगर ये बिलियन जो है, ये आसपास जो है, ये बिलियन 0.9% का होता तो दोनों के परासरण दाब समान होते, पर यहाँ पर इसकी सांद्रता कम है, और सांद्रता कम तो आपको पता ही है, पाई बराबर CRT, सांद्रता घटेगी तो परासरण दाब घटेगा। तो यहाँ पर ये जो बिलियन है, ये इसका परासरण दाब अब कम हो गया है, तो ये बिलियन कहलाएगा यहाँ पर अल्प परासरणी बिलियन, सही है। तो अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ, यदि आरबीसी को 0.8% WYB के NaCl बिलियन में रखा जाए तो यह बिलियन यहाँ अल्प परासरणी बिलियन है। इसके सापेक्ष देख रहे हैं, 1 बिलियन ही हो गया, 1 बिलियन तो आरबीसी के अंदर है, इसका परासरण दाब कम है, ये अल्प परासरणी बिलियन है, सही है। अच्छा, अब विलायक के कण किधर से किधर चलेंगे मुझे ये बताओ। विलायक के कण यहां से अंदर घुसेंगे, आपको पता ही है विलायक के कण गमन करते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। इसकी सांद्रता 0.8 है और इसकी सांद्रता 0.9 ही तो बताई थी थोड़ी देर पहले, जब ही तो ये ध्यान करो, इसकी सांद्रता 0.9 और इसकी 0.8, तो इसकी सांद्रता कम है। जब इसकी सांद्रता कम है तो विलायक के कण, ये तनु विलयन हो गया, तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करेंगे, आरबीसी के अंदर जाएंगे, आरबीसी धीरे धीरे फूलने लगेगी और अंत में फट जाएगी। तो मैं ये कहता हूं, अगर आरबीसी को आपने 0.9% WY की तुलना में कम सांद्रता के NaCl के विलयन में रखा तो आरबीसी फूल के फट जाएगी। क्यों? क्योंकि आरबीसी का जो विलयन है, इसकी सांद्रता दोस्तों 0.9% है और इसकी सांद्रता 0.8 है आसपास के विलयन की, जो कम है। और परासरण दाब आपको पता ही है कैसे चलता है, विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, मतलब जल घुसेगा आरबीसी के अंदर, जिससे आरबीसी फूल करके फट जाएगी, सही है। तो ये सब बातें लिख लेते हैं। चलो नंबर 2 डालो, अल्प परासरणी विलयन या अल्प परासरी विलयन, कुछ भी लिख लो। हेडिंग डाल दो। देखो वह विलयन जिसका परासरण दाब, वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष कम होता है, अन्य विलयन के सापेक्ष कम होता है, अन्य विलयन के सापेक्ष कम होता है, अल्प परासरणी विलयन कहलाता है। अल्प परासरणी विलयन कहलाता है। कैसा विलयन कहलाता है? अल्प परासरणी विलयन कहलाता है। क्लियर? अच्छा, अब लिख लो, जैसे यदि आरबीसी को आरबीसी को 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, पॉइंट 8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.8% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो 0.
यहां NaCl विलयन अल्प परासरणी विलयन है, क्योंकि इसकी सांद्रता कम है तो इसका परासरण दाब भी कम होगा। NaCl विलयन अल्प परासरणी विलयन है। क्लियर कर लो, NaCl का विलयन कैसा विलयन है? अल्प परासरणी। अच्छा, दूसरी बात सुनो, इसकी सांद्रता कम है, परासरण दाब कम है, सांद्रता कम है, तो ये तनु विलयन भी तो है। तो विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर ही तो गमन करेंगे। सही है, आगे लिखो, नीचे इसमें आगे लिखो, आगे लिखो, अतः जल आरबीसी में प्रवेश करने लगेगा। विलायक इसके अंदर जाएगा, जल आरबीसी में प्रवेश करने लगेगा, जिससे आरबीसी फूलने लगेगी। जल आरबीसी में प्रवेश करने लगेगा, जिससे आरबीसी फूलने लगेगी, वह अंत में फट जाएगी, वह अंत में फट जाएगी। क्लियर? अच्छा, तो ये सब क्लियर है। अब देखो नंबर 3 पढ़ोगे आप, अति परासरणी विलयन। अब यहां इसी से समझ जाओगे, ये 2 विलयन है, फर्स्ट और सेकंड। किसका परासरण दाब ज्यादा है? सेकंड का, फर्स्ट की तुलना में। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा है वो हो गया अति परासरणी विलयन। भाई 2 विलयन लेने हैं आपको, जिसका परासरण दाब कम वो तो अल्प परासरणी, और जिसका परासरण दाब ज्यादा वो अति परासरणी या अति परासरी विलयन। सही है। अब इसका परासरण दाब ज्यादा है तो इसकी सांद्रता भी ज्यादा है। अब देखो इधर, मैं एक काम करता हूं, आपको आरबीसी को 1% WYB के NaCl विलयन में रखता हूं। अब देखो आरबीसी के विलयन की सांद्रता आपको पता ही है 0.9 है, यहाँ इसकी 1% है, तो इसकी सांद्रता ज़्यादा है, तो ये कैसा विलयन बन गया? अब अति परासरी विलयन। और यहाँ इसकी सांद्रता कम है, और विलायक के कण गमन करते हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अब आरबीसी से जल के कण बाहर निकलेंगे, अब आरबीसी सिकुड़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है, यदि आरबीसी को 1% WYB के NaCl के विलयन में रखें तो ये विलयन किसका काम करेगा? अति परासरणी विलयन होगा। अतः विलायक के कण आरबीसी से निकलेंगे। आपका तनु विलयन इसका है, ये इसकी सांद्रता 0.9 है, और विलायक के कण परासरण में तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। विलायक के कण आरबीसी से बाहर निकलेंगे, आरबीसी धीरे धीरे सिकुड़ जाएगी। अब क्लियर? तो बड़ी सिंपल चीज है। नंबर 3 डालो, अति परासरणी विलयन। लिखते चलो संग की संग, अति परासरणी विलयन लिखो। लिखो, वह विलयन जिसका परासरण दाब वह विलयन जिसका परासरण दाब अन्य विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, अन्य विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, अति परासरणी विलयन कहलाता है। अति परासरणी विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अति परासरणी विलयन कहलाता है। सही है। जैसे यदि आरबीसी को 1% WYB के, यदि आरबीसी को 1% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, 1% WYB के NaCl विलयन में रखा जाए, तो यह विलयन
कैसा विलयन है? तो यह विलयन अति परासरणी विलयन है। अति परासरणी विलयन है। लिख लिया? आगे लिखो। अतः जल के कण आरबीसी से निकलकर, अतः जल के कण आरबीसी से निकलकर NaCl विलयन में जाते हैं। NaCl विलयन में जाते हैं, जिससे आरबीसी सिकुड़ जाती है। आरबीसी सिकुड़ जाती है। तो ये 3 तरह के हमने विलयन पढ़े परासरण दाब के आधार पर। तो यहाँ हम अब अनुसंख्य गुणधर्म टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। हम तीनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में कराऊंगा सबके, ठीक है। तो एक बार थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं हम। अब पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक असामान्य अनुभार। ठीक है, तो अगली हेडिंग डाल लो असामान्य अनुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक ही बात है ना। मोलर द्रव्यमान अनुभार को ही बोलते हैं ना। तो असामान्य अनुभार डाल लो हेडिंग, या असामान्य मोलर द्रव्यमान डाल लो। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, बड़े ध्यान से सुनना, बात को समझने की कोशिश करना। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन पड़ता है, पर लास्ट में है हम, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, असामान्य अनुभार या मोलर द्रव्यमान। देखो, मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, इनको दिमाग में बैठा लेना। प्रायोगिक या प्रेक्षित एक ही बात है। प्रयोग से प्राप्त प्रायोगिक कहलाएगा, प्रेक्षित भी वही होता है जो प्रयोग से प्राप्त होता है। सही है। अच्छा, मेरी बात सुनो, कोई विलेय है, ये आपके पास कोई विलेय है, बड़े ध्यान से समझना बातों को। कोई विलेय है, केवल विलायक नहीं है, मतलब विलयन है ये पूरा, इसमें 2 अवयव हैं, बात चल रही है विलेय की। विलेय का प्रायोगिक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या अनुभार एक ही बात है। विलेय का प्रायोगिक मतलब प्रयोगों से प्राप्त या प्रेक्षित अनुभार जो है वो सैद्धांतिक, शब्दों को सुनना, परिकलित, सही है, सैद्धांतिक, परिकलित, अनुमानित भी चल जाएगा, सामान्य ये चल जाएगा। सही है। अब देखो, 2 तरह के अनुभार हो गए। एक तो हो गया प्रायोगिक अनुभार या प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान, जो प्रयोग से आया, कोई विलेय है, इसका एक अनुभार तो ये हो गया प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार। प्रायोगिक तो मतलब जो हम प्रयोग से ज्ञात कर रहे हैं वो तो प्रायोगिक या प्रेक्षित। एक ये अनुभार हो गया विलेय का, सैद्धांतिक, परिकलित, अनुमानित या सामान्य अनुभार। सैद्धांतिक मतलब जो फॉर्मूलों से निकले, प्रयोग से नहीं, जो फॉर्मूलों से निकले। सही है, जो फॉर्मूलों से ज्ञात हो। जैसे आपने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, आपने 4 अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े, सभी अनुसंख्य गुणधर्म में अनुभार है विलेय का, है ना। ऐसे परासरण दाब देखो, पाई बराबर CRT, इसको ऐसे लिख सकता हूँ N/VRT। विलेय के मोल बटे विलयन का, विलेय के मोल को खोल सकता हूँ, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। तो मैं यहाँ से अनुभार निकालूंगा इस फॉर्मूले से, तो वो आएगा सैद्धांतिक,
परिकलित, मतलब फॉर्मूले से जो अनुभार निकलेगा किसी सूत्र की सहायता से, वो सैद्धांतिक या परिकलित या गणना द्वारा प्राप्त, सही है, वो तो कहलाएगा सामान्य। अगर दोनों बराबर नहीं हैं, मेरी बात को समझो, मतलब प्रयोग से प्राप्त किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक या सामान्य मोलर द्रव्यमान के समान नहीं है, तो यह प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार ही क्या कहलाएगा? असामान्य अनुभार। तो पहले तो क्लियर कर लो, ये जो असामान्य या मोलर अनुभार है, ये असामान्य अनुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान है, ये क्या है? ये प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार है। मेरी बात फिर सुनो, यदि प्रायोगिक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, मतलब प्रयोगों से प्राप्त जो मोलर द्रव्यमान है किसी विलेय का, वो सैद्धांतिक मतलब फॉर्मूले से प्राप्त मोलर द्रव्यमान के समान नहीं है, तो इस प्रायोगिक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। बात को फिर क्लियर कर लो, असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है? प्रयोग से प्राप्त, सही है, मतलब प्रयोग से प्राप्त प्रायोगिक या प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक या परिकलित मोलर द्रव्यमान के समान नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम क्या? असामान्य अनुभार। तो हेडिंग डालो असामान्य अनुभार या असामान्य मोलर द्रव्यमान। लिखो, इसमें लिखो, यदि विलेय का प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार यदि विलेय का प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक या परिकलित या सामान्य, सैद्धांतिक परिकलित या सामान्य अनुभार के समान नहीं है, मतलब विलेय के दो अनुभार आ रहे हैं, प्रयोग से अनुभार अलग आ रहा है और सैद्धांतिक अलग आ रहा है। सैद्धांतिक मतलब फॉर्मूले से अलग आ रहा है, तो जो प्रायोगिक है वो असामान्य अनुभार है। तो सैद्धांत क्या लिख रहे थे? सैद्धांतिक परिकलित या सामान्य अनुभार बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार क्या कहलाता है? असामान्य अनुभार कहलाता है। हाँ, अब लड़के के दिमाग में बड़ी बारीकी से समझना इस टॉपिक को, ये समझ में आ जाए मजा आ जाएगा, पर ये समझ में 100 में से 10 के आता है। अब देखते हैं 10 जने कौन से हैं जिनके समझ में आए। अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक लिख लिया। लड़का ये कह रहा है कि साहब विलेय के, आप कह रहे हो प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार सैद्धांतिक या परिकलित अनुभार से अलग प्राप्त हो, तो प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार असामान्य अनुभार है। मैंने बिल्कुल सही कहा, ये असामान्य अनुभार है। फिर लड़का एक बात कह रहा है, साहब दोनों अलग अलग क्यों आते हैं? मतलब विलेय के ये दोनों अलग अलग क्यों आते हैं? अगर दोस्तों मेरी बात सुनो, विलेय आपका ऐसा है, अब हाल आपके पास फॉर्मूला लिख रहा था, पाई बराबर N/BRT परासरण दाब का फॉर्मूला है, और विलेय के मोल को खोल सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार है। अब मेरी एक बात सुनो,
देखो ढंग से सुनना और समझना। यदि कोई विलेय ऐसा है जिसका वियोजन होता है, जैसे NaCl है, ये विलेय है कोई, ढंग से सुनना, इसका वियोजन होता है एक NaCl का अणु दो अणुओं में, या ऐसे कहूं एक NaCl से दो Na+, एक Na+ बनता है और एक Cl- बनता है। NaCl ऐसे टूटेगा, Na+ और Cl-। तो एक NaCl से हम ऐसे मान सकते हैं, समझें तो, कि एक NaCl को विलायक में डालने पर वो दो कणों का निर्माण करता है। तो एक कण दो कण बना रहा है, ये घटना कौन सी है? वियोजन। वियोजन मतलब टूटना। यहां पर विलेय है NaCl, विलेय टूट रहा है। NaCl को पानी में डाला, वो टूट जाएगा आयनों में। टूटना क्या कहलाता है? वियोजन। यदि विलेय का वियोजन होता है तो देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। आपको पता है पाई बराबर, मतलब मैं सिंपल भाषा में कहूं, पाई बराबर N/VRT। अरे यार नू कहूं, विलेय के मोल जो होते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार है। अगर विलेय का वियोजन हुआ तो उसके मोल बढ़ेंगे, और मोल बढ़ेंगे तो उसका अनुभार घटेगा, है। अगर विलेय का वियोजन होता है तो उसके मोल बढ़ेंगे और उसका अनुभार घटेगा। सही है मेरी बात? मोल और अनुभार एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमांक। अगर कोई विलेय ऐसा है जो टूट रहा है तो उसका एक मोल से उसके मान लो दो मोल बने। ढंग से सुनना, जैसे NaCl का मैंने एक मोल लिया तो उसको विलायक में डालते ही वो NaCl के एक मोल से दो मोल बन जाएंगे, एक मोल Na+ और एक मोल Cl-। यदि विलेय के वियोजन होता है तो विलेय के मोल बढ़ते हैं, मोल बढ़ते हैं तो विलेय का अनुभार घटेगा, वजन तो उतना ही रहेगा। विलेय का अनुभार घटेगा तो वो हमें असामान्य अनुभार मिलेगा। फिर लड़का कहता है ऐसा क्यों? मैंने कि देखो, जब आप कोई फॉर्मूला लिखते हो, जैसे आप परासरण दाब का फॉर्मूला लिखो, पाई बराबर N/VRT। मैंने कहा, मैंने NaCl लिया एक मोल, तो यहां पर आप N लिखते हो एक मोल, जबकि वास्तविकता क्या है? NaCl का एक मोल आना चाहिए कि यहां पर दो मोल आने चाहिए? दो आने चाहिए, वास्तविकता तो ये है। पर मैंने कहा परासरण दाब ज्ञात करो, NaCl का एक मोल लिया, विलयन का आयतन 50 लीटर है। तो आप ऐसे करोगे, NaCl का एक मोल रखोगे, विलयन का आयतन 50 रखोगे। तो आप इस समय मेरी बात सुनना, अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसी स्थिति में जो अनुभार आएगा, वो अनुभार आएगा आपका सैद्धांतिक। वास्तविकता सुनना, ढंग से समझने की कोशिश करना। पर वास्तविकता क्या है? विलेय के मोल एक नहीं है, विलेय के मोल कितने हैं? दो। तो ऐसी स्थिति में अनुभार परिवर्तित हो चुका है। सिंपल भाषा में कहूं, अनुभार चेंज हो चुका है। इतना दिमाग नहीं लगेगा आप पर, सिंपल मेरी बात सुनो कि भाई विलेय के दो भिन्न भिन्न अनुभार कैसे हो गए? मतलब प्रयोग से अनुभार अलग आ रहा है और सैद्धांतिक गणना से प्राप्त अनुभार क्या आ रहा है? अलग। ऐसा क्यों? देखो, अनुभार डिपेंड करता है किस पर? है विलेय के मोलों पर। मोल बराबर, आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार। यदि विलेय का वियोजन होता है या विलेय का संगुणन होता है, विलेय टूटता है, संगुणन का मतलब विलेय जुड़ता है। विलेय दो अणु आपस में जुड़ गए, विलेय के दो अणु जुड़ गए, ये तो संगुणन है, और इसको वापस देखें तो ये वियोजन है। यदि का विधि विलेय का संगुणन या वियोजन होता है तो इसकी वजह से हमें असामान्य अनुभार प्राप्त होता है। असामान्य अनुभार का कारण क्या है? हम पढ़ रहे हैं असामान्य अनुभार, तो इसका कारण क्या है? असामान्य अनुभार का कारण है विलेय का टूटना या विलेय का संगुणित होना। अगर विलेय टूटेगा या विलेय संगुणित होगा तो हमें जो प्रेक्षित अनुभार होगा वो
सैद्धांतिक अनुभार से भिन्न प्राप्त होगा। है प्रेक्षित है ये, वास्तविक तो अनुभार ये है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, विलेय के मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। हम विलेय के मोल जब लेते हैं फॉर्मूलों में, ढंग से देख रहा, सुन लो मेरी बात को क्लियर। फॉर्मूलों में जब हम विलेय के मोल लिखते हैं, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे अनुभार, दोबारा समझ लो। फॉर्मूले में जब हम विलेय के मोल लिखते हैं तो वहां पर हम वियोजन या संगुणन नहीं देखते हैं। तो जो अनुभार हमें मिलेगा वो अनुभार सामान्य अनुभार है, चाहे वो गलत है चाहे वो कैसा भी है, सामान्य है। पर अगर विलेय का वियोजन हुआ तो प्रायोगिक तौर से सोचो, प्रयोगों में क्या होगा। अगर विलेय का वियोजन हुआ तो अनुभार, वियोजन हुआ तो मोल बढ़ जाएंगे, अनुभार घट जाएगा। है तो जो अनुभार आएगा वो कैसा आएगा, असामान्य। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि विलेय का वियोजन हो विलेय टूटता है, यदि विलेय का संगुणन हो विलेय जुड़ता है, तो जो प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार है वो असामान्य है। तो असामान्य अनुभार का कारण क्या है। देखो फिर कह रहा हूं, फॉर्मूलों में हम वियोजन या संगुणन नहीं देखते हैं। तो फॉर्मूलों में जब वियोजन या संगुणन नहीं देखते हैं तो हम अनुभार सामान्य अनुभार काम में लेंगे, में सामान्य। पर वास्तविकता में जाओ, प्रायोगिक तौर से सोचो कि विलेय टूट रहा है। अब विलेय टूट रहा है तो मोल बढ़ने से अनुभार घट नहीं जाएगा क्या। अब मोल बढ़ने से अनुभार घटेगा तो अनुभार जो आएगा वो असामान्य है। सही है। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, बड़ी बुद्धि पर धीरे धीरे लगेगी आप में, अभी नहीं लगेगी। आप नीचे स्टार लगा करके एक लाइन लिखो, असामान्य अनुभार का कारण, असामान्य अनुभार का कारण विलेय का वियोजन या संगुणन है। अब एक बात और बताओ, एक लाइन और लिख लेते हैं। यदि विलेय का वियोजन होता है, विलेय टूटता है, तो विलेय के मोल बढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, अनुभार बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। सही है। और विलेय का संगुणन होता है तो उसके मोल, विलेय के अणु जुड़ते हैं तो मोल घटेंगे, अनुभार बढ़ेगा। ये जो अनुभार बढ़ रहा है या घट रहा है वो सामान्य अनुभार की तुलना में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो अनुभार बढ़ रहा है या घट रहा है वो है असामान्य अनुभार। बुद्धि लगा लो। तो नीचे एक लाइन और लिखो स्टार लगा करके, यदि विलेय का वियोजन होता है, यदि विलेय का वियोजन होता है, वियोजन समझ गए, मोल बढ़ेंगे। यदि विलेय का वियोजन होता है तो अनुभार घटेगा, तथा यदि विलेय का संगुणन होता है, संगुणन का मतलब विलेय के कण जुड़ते हैं और जुड़ेंगे तो मोल घटेंगे। यदि विलेय का संगुणन होता है, संगुणन होता है तो विलेय का अनुभार बढ़ेगा, विलेय का अनुभार बढ़ेगा। ठीक है। तो यहां हमने दो बात करी, संगुणन की और इनकी दो बात करी हमने। अब इसके बाद तो दिमाग में बैठा लेना, असामान्य, असामान्य का मतलब है प्रायोगिक या प्रेक्षित, सामान्य मतलब सैद्धांतिक या परिकलित, फॉर्मूलों से आने वाला।
अगर विलय का वियोजन या संगुणन होता है तो उसका अनुभार असामान्य अनुभार है उस समय। सही है। तो यदि विलय का, दोबारा बोलूं, यदि विलय का वियोजन या संगुणन होता है तो उसका प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार जो होगा वो सैद्धांतिक या परिकलित अनुभार से भिन्न होगा। तो उस प्रायोगिक या प्रेक्षित अनुभार को हम क्या बोलेंगे? असामान्य अनुभार। दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्रयोगों से अलग मिलेगा अनुभार और गणना से, फॉर्मूलों से अलग मिलेगा। अगर विलय का वियोजन या संगुणन होता है तो। सही है। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहां पर एक टॉपिक ये है, वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक। सिंबल है इसका स्मॉल आई। वांट हाफ गुणांक या वांट हाफ कारक, ये क्या है? वांट हाफ गुणांक क्या है? देखो, विलायक में विलय का कितना वियोजन हुआ है, मतलब विलय कितना टूटा है, या विलायक में विलय का कितना संगुणन हुआ है, मतलब विलय कितना जुड़ा है, इसकी सीमा का निर्धारण करने के लिए जो कारक दिया गया, जो गुणांक दिया गया, वो कहलाता है वांट हाफ गुणांक। तो सिंपल कहूं, विलायक में विलय के वियोजन या संगुणन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए जो कारक दिया गया वो वांट हाफ गुणांक कहलाता है। हैंड डालो, धीरे धीरे समझ में आएगा। वांट हाफ गुणांक कोष्टक में लिखो आई, और इसके बारे में लिखो विलायक में विलय के वियोजन या संगुणन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए, मतलब विलय का कितना वियोजन हो रहा है, विलय का कितना संगुणन हो रहा है, इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए जो कारक दिया गया, वह कारक वांट हाफ गुणांक कहलाता है। वांट हाफ गुणांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वांट हाफ गुणांक कहलाता है। चलो, अब इसको नेक्स्ट क्लास में, वीडियो को लाइक और कमेंट करो, और इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। इस टॉपिक को, बड़ा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है।